आइए तो शुरू करते हैं आज की कहानी, और आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक नए यूनिट के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ। गुड इवनिंग वंदना बेटा, गुड इवनिंग। आइए तो लीजिए बेटा, आपका यूनिट नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, जिसपे आई थिंक आपने क्वेश्चंस कर लिए और उस पर मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं। पहले उस पर डाउट्स लूंगा, फिर टेस्ट लूंगा आप लोगों के साथ में। कनिष्क गुड इवनिंग, वंदना गुड इवनिंग। फटाफट से मुझे बताओ क्या पिछले पार्ट में, आपके यूनिट नंबर 1 में नेचर वाले और कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में कोई डाउट है किसी बच्चे का? क्या किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है पिछले पार्ट में? बोलो बोलो बोलो। और क्या आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट नहीं? अरे वाह, लाजवाब, बहुत बेहतर। चलो आइए तो आज पढ़ते हैं अपना नया यूनिट, नया पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया मतलब क्या है? नए में कुछ नहीं है, नए में सिर्फ आज का पार्ट, इनिशियल पार्ट तो आपने इसका पढ़ लिया था, एंड दैट इज डेफिनेशन पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं सर। आज हम बात कर रहे हैं, हो गया सर, ओके चलिए भैया। तो आओ कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफर एंड प्रपोजल। सेक्शन का नाम बताओ मुझे, सेक्शन ही तुम बताओ सेक्शन कौन सा है इसका। ऑफर या प्रपोजल कौन से सेक्शन में रीड किया था डेफिनेशन के अंदर? इसके अंदर सेक्शन तो हमें पता है, लेकिन सब सेक्शन बताओ मुझे। वेरी गुड, अरे वाह वाह, ओ बेटे मौज कर दी, बढ़िया, वेरी गुड। ऑफर नहीं बेटा, ए बी नहीं है पीयूष, इसमें ओनली ए, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, बिकॉज ऑफर को ही प्रपोजल कहा जाता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसा हमने कहा था वैसे चालू होने वाला। वेरी गुड नेहा, लवन वेरी गुड, कनिष्क, खंजी, गुनगुन, यस, शान, यस। आइए स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, तो लीजिए आपके सामने हाजिर है आपका ऑफर प्रपोजल, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है ऑफर या प्रपोजल वाले पार्ट को। हाँ जी, एक्सेप्टेंस नहीं बोलूंगा, ऑफर या प्रपोजल वाले पार्ट को। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका मीनिंग पता है क्या? डेफिनेशन में कोई डाउट है इसको बताइए। मैं माइक ऑन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यू कैन ओपन योर माइक टू, आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है? मतलब when one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything, याद करो, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है, शो करता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, वी कैन से एब्सटेन मींस कुछ मना करने के लिए, दैट टर्म इज कॉल्ड ऑफर। ये बात हमें पता है, ये सारे इसी के एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल ऑफर के एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब हमने मीनिंग वाला पार्ट, एग्जांपल वाला पार्ट तो पहले कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस पार्ट को, जहां हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में। तो आपका जो टॉपिक बनने वाला है वो बनने वाला है ऑफर की टाइप्स के बारे में। तो चलो 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 थोड़ी बातें हो जाए इसके बारे में। हेडिंग बनाओ बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ऑफर वाला पार्ट, ऑफर या प्रपोजल वाला पार्ट, जिसका डेफिनेशन हम पहले सीख चुके हैं, वही सेम डेफिनेशन यहां भी चलेगा। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। तो डेफिनेशन हमें इसकी आती है, तो हम सीधा टॉपिक पे इसके ऊपर छलांग मारने वाले हैं। आओ लगाते हैं छलांग। हेडिंग बनाओ इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑफर। हम पढ़ने वाले हैं ऑफर की टाइप्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ऑफर की टाइप पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफर की टाइप्स पर ये एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आने वाला कि टाइप्स बताओ, ना 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 ना, केस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। हर एक पार्ट के ऊपर आपका केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर एक कहानी बना के पूछ सकता है आंसर को, और वेयर यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि सर कौन से वाला टाइप है ऑफर का। आइए तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ऑफर की टाइप को डिवाइड किया गया है हमारे पास में, सीखते हैं कौन कौन सा पार्ट है। हेडिंग बनाओ, सबसे पहले हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, विच इज कॉल्ड जनरल ऑफर। आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं केस स्टडी वाला पार्ट भी। पहला कौन सा? पहला है जनरल ऑफर। नंबर 2 हम पढ़ेंगे अपने पास में स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड हम लिखेंगे क्रॉस ऑफर। फोर्थ हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर ऑफर। एंड लास्ट है हमारे पास में स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर जिसे ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहा जाता है। इन 5 टाइप से स्टार्ट होगा आपका ऑफर वाला टाइप वाला पार्ट। तो आफ्टर द डेफिनेशन, आफ्टर द मीनिंग पार्ट, इसके मीनिंग को पढ़ने के बाद में कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन,
मैंने आपको हमेशा जनरली बोला कि मैंने बोला ध्रुव को बोला अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, रवि को बोला कि आपको किसी को मर्डर करना है, ये सारे ऑफर तो थे ना, ये सारे ऑफर थे। बट पर्पस इज, एक बात मुझे और बताओ, क्या ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है? बोलो यस और नो, बोलो बोलो बोलो, क्या ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है? वेरी गुड, यस यस, यो 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 सर, यो एग्जैक्टली, सबका जवाब एकदम सही है। ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। वी कैन से एब्सटेन वर्ड तो आया इसलिए है, आपका जो वर्ड है एब्सटेन, दैट एब्सटेन वर्ड इज फॉर द नेगेटिव टर्म। ये एब्सटेन मतलब नेगेटिव टर्म। मैं किसी पर्सन को मना कर दूं ये काम मत करना, याद करो एग्जांपल लिया था हमने, चिराग को मैंने बोला चिराग तुम ईशान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव ऑफर है? ईशान, चिराग को मैंने ऑफर दिया, चिराग तुम ईशान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, नेगेटिव ऑफर है। वेरी गुड ध्रुव पीयूष, वेरी गुड, एग्जैक्टली महक, नेहा वेरी गुड, गुनगुन एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव। नीचे लिखा हुआ भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो आइए बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। ऑथर नोट आपके लिए है, आप चाहे रीडिंग कीजिए, बाकी बातें हमने की थी, किस पर्सन को क्या कहते हैं सब लिखा हुआ है मेंशन यहां पे। तो लिसन टू मी, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है जनरल ऑफर। तो आओ लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। चलो भैया, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने जनरल ऑफर के बारे में। तो हेडिंग बनाओ, सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। चलो लिखो जनरल ऑफर, नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स वाला पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हें किसी भी कंटेंट किसी भी बुक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। द फर्स्ट ही जनरल ऑफर पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, आइए रवि, हाँ जी नोट करो इसके बारे में बेटा। लिखो एन ऑफर, लिखना शुरू करो पहले, एन ऑफर कॉमा विच इज मेड टू दी जनरल पब्लिक, आम जनता को, एट लार्ज। क्या कभी आप लोगों ने देखा है, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि सर मोस्ट वांटेड की इंफॉर्मेशन लगी होती है? क्या आपने कभी देखा है कि मोस्ट वांटेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है? एक सेकंड में निकालता हूं, एक बार निकल जाए तो इसमें मोस्ट वांटेड रिवॉर्ड, एक सेकंड, लो भैया दिखा देता हूं, चेक करना है पिक्चर तुम्हें क्या शो कर रही है। ये पिक्चर चेक करो भैया, $5 मिलियन एक के ऊपर इनाम रखा गया है। पता बताने वाले को, इंफॉर्मेशन देने वाले को $5 मिलियन मिलेंगे इसके ऊपर। है तो ये टेररिस्ट, लेकिन क्वेश्चन इज सच काइंड ऑफ ऑफर, इवन आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो ऑफर किसके लिए है? क्या वो ऑफर जनरल पब्लिक के लिए है या नहीं है? क्या किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन मिलेगी? जवाब देना। वेरी गुड, एग्जैक्टली, सबके लिए है। तो किसी भी पर्सन को अगर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अगर इंफॉर्मेशन के बाद में वो इंफॉर्मेशन दे देता है कि भैया ये पर्सन यहां पर है, तो जवाब दो अगर कोई भी पर्सन। मेरा पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा एन ऑफर विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज, बड़े लेवल के ऊपर जनरल पब्लिक को दिया गया ऑफर। इसमें आगे लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे लिखो एंड एनीवन, कोई भी, हु इज हैविंग, लिखते रहो समझते रहो सच में, हु इज हैविंग knowledge of such offer, knowledge of such offer can accept it, accept मतलब उसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसको नॉलेज है। अब एक बात मुझे पूछनी, क्या अगर आपको नॉलेज नहीं है कि तो एक्सेप्ट कर पाओगे? बताना मुझे। अगर आपको इस ऑफर की इंफॉर्मेशन नहीं थी और आपसे गलती से वो काम हो गया, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया उसका बिना कुछ बताए, तो क्या वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा? जनरल ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं, आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी और आपने कहा कि एक्सेप्ट हो गया, इज इट सो? वेरी गुड। नो 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 नो, नहीं सर। वेरी वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जनरल ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो। अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, गुनगुन गुनगुन प्लीज रिफ्रेश कर लो, वीडियो फ्रीज नहीं हुई बेटा, वीडियो चल रही है यहां से। गुनगुन
वीडियो फ्रीज नहीं हुई, वीडियो ऑफ चालू है बेटा। लो बेटा एक तुम्हें और एग्जांपल और निकालता हूं इसके ऊपर में। बिग बाजार का ऐड सुना है? हां सर, बिग बाजार ऑफर सुना है? हां आते हैं ऑफर, तो उसी की बात और कर लेता हूं मैं हल्का सा। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा देखा होगा। न्यूज़पेपर के अंदर काफी बार आपने ऐसे इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, खासकर दिवाली होली के टाइम पर। देखिए, हां देखिए सर। तो ये कौन सा ऑफर है? न्यूज़पेपर में जो पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये ऑफर क्या मेरे लिए है, सबके लिए है? बताना। न्यूज़पेपर में ऑफर आया, रिवॉर्ड की इंफॉर्मेशन, मोस्ट वांटेड वाली कंडीशन, ये ऑफर किसके लिए है? वेरी गुड, जनरल पब्लिक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? जनरल पब्लिक को दिया गया ऑफर और एनीवन आउट ऑफ जनरल पब्लिक हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ सच ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। तो ऑल सच काइंड ऑफ ऑफर इज नोन एज जनरल ऑफर। इन्हें कहा जाता है, वेरी गुड नेहा पीयूष, वेरी गुड, इसे कहा जाता है जनरल ऑफर। और याद रखना को क्या बोलते हैं? इज नोन एज, क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। इन्हें कहा जाता है जनरल ऑफर। बोलो बेटा बोलो, मीनिंग हाथ से हैंड टू हैंड याद हुआ नहीं हुआ? क्या जनरल ऑफर का मीनिंग याद रहेगा आप लोगों को? जैसे आपने बताया सर ये बिग बाजार की सेल, ये भी जनरल ऑफर ही है। ये मोस्ट वांटेड वाला रिवॉर्ड, ये भी जनरल ऑफर ही है। वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया? एक लाइन इसके नीचे और लिखो, इसी के नीचे एक नोट लिखो। नोट अभी नोट नहीं, नोट से पहले काम करो, इसमें केस स्टडी लिखो। हम पढ़ेंगे इसमें केस स्टडी का नाम लिखो, ऐसी केस स्टडी जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, बहुत बार पूछा गया इसके ऊपर। आपसे मीनिंग थोड़ी पूछा एग्जामिनर की मीनिंग बताओ, ना 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 ना, आपसे पूछता है क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी के ऊपर। तो केस स्टडी का नाम लिखो। वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? अरे हां, लिखो, हेडिंग लिखो, कार्लिल वर्सेस CARLILL, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी। क्या लिखवा रहे? अरे लिखो तो सही, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको केस स्टडी पढ़नी नहीं आती, या जिन्होंने NSPC नहीं किया अभी तक? कोई ऐसा है जिसने NSPC वाला पैटर्न नहीं सीखा हमारा? NSPC, एंड नेम स्टोरी प्लेंटिफ कोर्ट जजमेंट, सबको आता है? देख लिया वो क्लास? ओके, पीयूष कह रहे हैं मैंने नहीं देखा। ओके, रवि कह रहा हमने देख लिया सर। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं पैटर्न सिखाऊंगा और आज के बाद अपने पूरे लॉ के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर जहां भी केस स्टडी आएंगी, आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। ऑटोमेटिक वो कॉमन पैटर्न आपके सभी केस लॉज पर अप्लाई होगा। उसी पैटर्न को यूज करके मैं आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं लॉ का, वो भी सिखाऊंगा। मतलब आप कहोगे मजाक कर रहे हैं, एक सिंपल सी ये टॉपिक ऐसा लिखा, लाइन यही रहेगी सेम टू सेम, उसको बस मर्ज करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। तो हम बात करने वाले हैं अपने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी वाले केस को, और हमारा सीखने का पैटर्न है NSPC। तो मैं सीधा सिखाने जा रहा हूं NSPC, हमारा पैटर्न है बेटा। इस पैटर्न की हेल्प से फाउंडेशन, इंटर, फाइनल किसी भी लेवल के ऊपर कभी भी आपको केस लॉज में दिक्कत नहीं आने वाली। एज यू ऑल नो, आपके एग्जाम में आने वाले पेपर में 75% पेपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये जो पैटर्न है, ये पहला पैटर्न सीख रहे हैं कि कैसे केस स्टडी को याद किया जाए। अब जो बोलूंगा वो सुनना ध्यान से, प्लीज लिसन टू मी। डिफरेंट बुक्स के अंदर, मार्केट में अवेलेबल बुक्स के अंदर, ICAI मॉड्यूल के अंदर, हर जगह पर आपको केस स्टडीज का आंसर अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ दिख जाता है। कुछ प्लेस पर आंसर, कुछ प्लेस के ऊपर कुछ बुक्स में आपको आंसर मिलता है कहानी के फॉर्म में। पहले स्टोरी बता रखी है, फिर लास्ट में आंसर लिखा हुआ है। कुछ बुक में आपको इत्तू आंसर दिखेगा, वहां इत्तू सा दिखेगा, वहां लिखा मिलेगा इट वाज हेल्ड दैट, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट का डिसीजन सीधा लिखा मिलता है। तो आप बोलोगे सर हम कौन सा याद करें? तो मैंने बोला आज के बाद अपना एक कॉमन पैटर्न अप्लाई करो, कहीं भी कोई भी पार्ट पढ़ने को मिले, लेकिन हमेशा केस लॉज को लेके आप यही पैटर्न यूज करेंगे। एंड दिस इज माय पैटर्न जो आप लोगों के लिए बनाया था मैंने। नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ एंड सीज कोर्ट जजमेंट। जिन बच्चों ने पढ़ा बताना मुझे बेटा प्लेंटिफ किसको बोलते हैं, हु इज नोन एज प्लेंटिफ। नेम स्टोरी तो पता है, हु इज नोन एज प्लेंटिफ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन के। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छे, वेरी गुड पीयूष, ईशान, वेरी वेरी गुड, नेहा बहुत अच्छे।
द प्लेंटिफ इज दैट पर्सन हु फाइल्ड ए शूट, जो केस डालता है उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। वेरी गुड। हां जी, तो आइए इस पैटर्न को यूज करके आज हम सीखने वाले हैं अपनी केस स्टडी। जिन लोगों ने पहले एनएसपीसी नहीं सीखा कोई दिक्कत नहीं है, ये सीख लो, इसके बाद सारे केस स्टडी कर पाओगे। चलिए भैया चलिए, एग्जाम में एनएसपीसी तो नहीं लिख के आऊंगा, लेकिन क्या करके आओगे? एग्जाम में तो एनएसपीसी नहीं लिखेंगे, लेकिन सर लेकिन क्या करेंगे? एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारे लिए यहां से भी पिक्चर निकाल लेता हूं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी। एक सेकंड, तुम्हारे लिए इसकी पिक्चर निकाल लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि किसकी बारे में बात कर रहे हैं। लो बेटा लो, आ गया। बातें हुई बहुत, रट्टा मारना बंद, सीखना चालू। चलो भैया, ये एक्चुअल वो एडवर्टाइजमेंट है जो एक्चुअल में इस केस के ऊपर हुआ था। हां, ये एक्चुअल वाला पार्ट है जो एक्चुअली केस हुआ था, ये वही वाला पार्ट है बेटा, ये वही वाला पार्ट है। हां जी, हां जी, ऑडिबल हूं, सुन पा रहे हो? ओके, हाँ कनिष्क वैल जो केस डालता है। हां जी, हां जी, आइए चालू करते हैं। तो कह रहा है इस ये एक्चुअली वो पिक्चर है जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाले सिचुएशन में केस एक्चुअल में डला था। इससे ये समझ में तो आ रहा है हमारे पास में कि जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा वो सब कुछ रियल है। नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ और कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अपने पार्ट को। तो सबसे पहले नेम देखो, क्या नेम का रट्टा मारू? सामने नेम लिखा हुआ है, चेक कर लो बेटा, नाम ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने। सर ये कंपनी का नाम कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, कार्बोलिक कंपनी ने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, ये वो एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट है। चलिए समझते हैं। तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले N फॉर नेम याद रखो। तो बताओ बेटा बताओ, हमारी केस स्टडी का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, हमारी केस स्टडी का नाम क्या है? हमारी केस स्टडी का नाम है सर, याद रखो, कार्लिल। बोलो, घर बैठ के बोलो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, नाम देखो यहां से, स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड, ये एक्चुअल केस था हमारे पास में, जिसमें आप रिवॉर्ड की अमाउंट भी देख पा रहे हो। 200 पॉइंट का रिवॉर्ड है, और पॉइंट कहां चलता है? इंग्लैंड में चलता है। अब सुनो क्या था इसमें, क्या लिखा वो सुनना ध्यान से। नेम क्लियर हो गया? हां सर। एनएसपीसी का फर्स्ट पार्ट डन? यस सर डन। हमेशा जब भी केस स्टडी पढ़ोगे पहले नेम याद रखोगे, उसके बाद आओगे स्टोरी वाले पार्ट पर। बट अभी मैं एक चीज और एड ऑन कर रहा हूं पैटर्न के अंदर। आज के बाद में जब भी, प्लीज सुनना, जो बातें बोल रहा हूं सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आपको मैं। सर नेम के साथ, केस स्टडी के नेम के साथ हमेशा आज के बाद एक चीज और याद रखेंगे आप लोग, एंड दैट विल बी, वो रहने वाला है आपके प्रोविजन का नाम। केस स्टडी कौन से प्रोविजन में पढ़ा था ये याद रखना। तो प्रोविजन का मतलब होता है लो में पॉइंट, जो आप जिन्हें पॉइंट कह रहे हो। तो जनरल ऑफर में आपने केस स्टडी पढ़ी, इसका मतलब बताइए प्रोविजन का नाम क्या है? बताओ। नेम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी वाला, और आप बताइए कौन से प्रोविजन में पढ़ा। क्योंकि रीजन बीइंग एग्जाम में क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सबसे जरूरी है, प्रोविजन का नाम। वेरी गुड, सबने जवाब दिया जनरल ऑफर। आओ बेटा, अब नंबर मेरा, एस फॉर स्टोरी। आपका मतलब स्टोरी मैं सुनाऊंगा तुम्हें, कहानी मैं सुनाऊंगा। और याद रखना तुम्हें बहुत जगह से अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अब जो बोल रहा हूं सुनना। लॉ के अंदर आप पार्ट्स नहीं बदल सकते, बात आपने अक्सर सुना होगा। लॉ की लीगल लैंग्वेज को आप इंग्लिश लैंग्वेज समझकर नहीं लिख सकते। लेकिन दो बातें, सिर्फ दो ही चीजें लॉ में ऐसी हैं जिन्हें हम अपने सेंटेंसेस दे सकते हैं। स्टोरी नहीं बदलेंगे, कहानी नहीं बदलेंगे, बस सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं। एंड दैट इज, दो ही पार्ट है। एक पार्ट तो है द स्टोरी पार्ट ऑफ ए केस स्टडी, एंड द सेकंड वन इज एग्जांपल। लॉ में दो ही चीजें हैं जो सबसे लेंथी होती हैं, स्टोरी एंड एग्जांपल। इनको आप अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा कभी भी। कोई भी कहीं भी ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि यस वेरी गुड रवि, एग्जैक्टली याद है। हां जी सर, आइए। यस, चलिए रवि, हां सर एग्जांपल केस स्टडी याद है। ओके वेरी गुड। तो अब मैं सुना रहा हूं कहानी। तो स्टोरी वाले पार्ट को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा। अब स्टोरी सुनना स्टार्ट करो। ये सामने तुम्हें दिख रहा है, कहानी में सुनो क्या था। लो बेटा, अब मैं आ रहा हूं, इसके एन तो हो गया, एस फॉर स्टोरी पार्ट पर आ रहा हूं। कहानी सुनो, कहानी के बाद किसने केस डाला ये मैं बताऊंगा,
और लास्ट का कोर्ट का जजमेंट आप लोग दोगे। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा मैं आपसे पूछने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। सर स्टोरी पार्ट में क्या? बेटा ये कहानी है एक लड़की लेडीज की कहानी है जिनका नाम था मिसिस कार्लिल। इसका नाम था मिसिस कार्लिल। सुनो सुनो सुनो, कहानी चालू कर चुका हूं मैं। मिसिस कार्लिल और एक सेकंड साइड में किसका नाम आ रहा है? सेकंड साइड में एक कंपनी का नाम है जो आपके सामने दिख रही है आपको, विच इज नोन एज द कार्बोलिक स्मोकबोल एंड कंपनी। कार्बोलिक स्मोकबोल, एक्चुअली स्मोकबोल नाम की मेडिसिन बनाई थी इसने। स्मोकबोल नाम से मेडिसिन बनाई थी, जो मेडिसिन किसके लिए थी? दिस मेडिसिन इज फेमस फॉर इन्फ्लुएंजा, हैजा के लिए। उस टाइम में क्या होता था, जैसे आज के टाइम में कोविड फैला हुआ है ना, कोरोना फैला हुआ है, मेडिसिन ट्रीटमेंट वैक्सीन नहीं बन पा रही है, एंटीडोट नहीं बन पा रहा, वैक्सीन तो बना रही, एंटीडोट नहीं बन पा रहा। ऐसी चीजों के टाइम में एक बार जब पहले इन्फ्लुएंजा फैला करता था, सुनो ध्यान से, हैजा, रिमेंबर पुराने टाइम में जब हैजा एक ऐसी बड़ी बीमारी थी, उसके फैलने पर वो बीमारी महामारी के रूप में बन जाए, एपिडेमिक से पेंडेमिक के रूप, पेंडेमिक से एपिडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक के रूप ले लिया करती थी वो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था देश के अंदर, और उस टाइम पर एक कंपनी एक न्यूज़पेपर में एक एड निकालती है। उस टाइम पर एक कंपनी न्यूज़पेपर में एक एड निकालती है, उस एड में मेंशन करती है कि हम एक रिवॉर्ड अनाउंस कर रहे हैं। रिवॉर्ड नाम देखकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे रिवॉर्ड आया। उन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस किया। क्या रिवॉर्ड अनाउंस किया? बोला भैया हमारी कंपनी, बोली क्या बोली? हमारी कंपनी एक मेडिसिन लॉन्च कर रही है, एक मेडिसिन लॉन्च कर रही है। मेडिसिन लॉन्च कर रही है किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट थी। अब कहानी सुनना, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट जिसमें बोला कि इन्फ्लुएंजा के लिए मेडिसिन है। बट बोले क्या बोला? अगर कोई भी पर्सन, क्या बोला? इफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, उसमें लिखा हुआ था, ये लाइन लिखी है यहां पर, इफ एनी पर्सन हु इज गोइंग टू यूज द मेडिसिन का नाम क्या है? क्या? स्मोक बॉल नाम से, स्मोक बॉल, बॉल्स बनाई थी, बॉल टाइप में टैबलेट थी, मेडिसिन एज पर द प्रेस्क्रिप्शन, जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन मेडिसिन लेता है, एंड मेडिसिन लेने के बाद इफ, मैं भी एक क्वेश्चन और पूछूंगा इस पे, इफ ही और शी इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन्फ्लुएंजा, और फिर भी उसे अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हमारी कंपनी उसे रिवॉर्ड देगी 200 पाउंड का। यस, कुछ प्लेस पे 100 लिखा मिलता है, कुछ पे 200 लिखा मिलता है, बट क्योंकि यहीं पर ये कुछ ऐड इस तरीके का था। सर यहां याद रखना कितने पाउंड का? 200 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा उस पर्सन को अगर मेडिसिन लेने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट तब आया, ये न्यूज़पेपर एक दिन घर पे बैठी हुई मिसिस कार्लिल पढ़ रही थी। मिसिस कार्लिल ने न्यूज़पेपर पढ़ा, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में मिसिस कार्लिल ने ये मेडिसिन परचेज की, जो स्मोकबॉल नाम की मेडिसिन ली, और एज पर द प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन को लेके लिखे हुए थे वो सारे उन्होंने फॉलो किए, और फॉलो करने के बावजूद भी शी कॉन्ट्रैक्टेड विद इन्फ्लुएंजा, उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, उन्हें इन्फ्लुएंजा। हाय अल्लाह ये क्या हुआ? अरे हां क्या हुआ? उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, रोने लगी, क्या करूं ऊपर वाले बता मौला मेरे, क्या करूं भगवान, क्या करूं, क्या हुआ? सर बोली उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब एग्जांपल के लिए मैं अगर सेम सिमिलर सिचुएशन अगर आज की कहानी में बनाऊं, तो अभी रिसेंटली कोविड को लेके अलग अलग कंपनीज ने अपनी अलग अलग वैक्सीन लॉन्च की। अब अगर कोई कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हमारी वैक्सीन को यूज करने के बाद में अगर किसी को हो जाए तो हमारी कंपनी उसे इतने रुपए का रिवॉर्ड देगी। अब सोचो अगर हो गया तो क्या वो सेम केस ये वाला सेम नहीं बन जाएगा? बताओ, एग्जाम में आने के चांसेस इसलिए बोल रहा हूं मैं, बताओ मुझे, क्या सिमिलर केस नहीं बन जाएगा ऐसा? यस, वेरी गुड, बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहानी को बदल दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन देना होगा नाम बदल देगा, अमाउंट बदल देगा, कहानी सेम रख लेगा आपके पास में। वेरी गुड। तो क्या हुआ? उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब बेचारी क्या बोली? बोली कोई बात नहीं, बेचारी का लग गया खर्चा, इन्फ्लुएंजा होने की वजह से उनका लग गया मेडिकल खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग गए उनके पास में। वो तो फ्री हो गई कि ठीक है भैया, एग्जाम्पल लोग घूम रहे हैं ना, वैक्सीन लग गई, बाहर घूम रहे, कोरोना होगा ही नहीं। रिमेंबर बहुत से लोग हो रहे हैं, वैक्सीन लग गई ना, कहीं भी घूम जाओ, लेकिन अगर हो गया तो
वही हुआ इनके साथ भी, मेडिसिन यूज कर ली, प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज की, लेकिन शी कॉन्ट्रैक्टेड विद इन्फ्लुएंजा, उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, डॉक्टर का खर्चा लग गया भैया, डॉक्टर का मेडिकल खर्चा लग गया, और बाद में उस खर्चे को लेने के लिए कहां पहुंची, बोली कोई बात नहीं, खर्चे की भरपाई तो कंपनी कर देगी। वो पहुंची कंपनी के पास में, और कंपनी के पास जब जाके मिसिस कार्लिल ने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया, तुम्हारा न्यूज़पेपर में ऐड पड़ा था, मैंने वैसे ही मेडिसिन यूज किया, अब बोली बताओ पैसे दो, लाओ मुझे मेरा रिवॉर्ड वापस दो। उस टाइम के लिए रिवॉर्ड बहुत बड़ी अमाउंट थी, मुझे मेरा रिवॉर्ड वापस दो। अब हुआ क्या पता है, कंपनी डिनाइड टू पे दी अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। कंपनी ने मिसिस कार्लिल को मना कर दिया था वो पैसे की अमाउंट देने से। किस बेस पर, सुनना ध्यान से, लोग कहता है मना भी किया तो बेच दो, और हां भी किया तो भी बेच दो। बेस मतलब ग्राउंड दो, ग्राउंड मतलब प्रोविजन बताओ। तो क्या बोला, क्या बोला उन्होंने, बोला कि मिसिस कार्लिल आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर हमने आपको कम्युनिकेट नहीं किया था, ये ऑफर हमने आपको नहीं दिया था, ये सबके लिए था, आपको कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं दिया, भागो यहां से, जाओ यहां से, मना कर दिया। अब इस बात पर गुस्सा हो गई कौन, इस बात पर गुस्सा हो गई मिसिस कार्लिल। और मिसिस कार्लिल गुस्सा जब आया तो भैया दुर्गा मां का रूप ले लिया मिसिस कार्लिल ने, उन्होंने डाल दिया केस कंपनी के ऊपर। तो बताओ बेटा, हु वॉज द प्लेंटिफ इन दिस केस, हु वॉज द प्लेंटिफ इन दिस केस, नाउ टेल मी द आंसर। किसने केस फाइल किया, कंपनी ने या मिसिस कार्लिल ने? वेरी गुड रवि, ईशान, चिराग, बहुत अच्छे, वेरी गुड चिराग, लाजवाब, पीयूष, ध्रुव, महक, नेहा, हेमंत, वंदना, कनिष्क, बहुत अच्छे, मिल गया आंसर। गुनगुन वेरी गुड, कनिष्क हाँ जी एग्जैक्टली सर, ज्योति बहुत बढ़िया। किसने डाला केस, केस डाला, लवन रिप्लाई करो, किसने डाला, वेरी गुड कार्लिल ने, वेरी गुड एग्जैक्टली। तो हु फाइल्ड द केस, यू हैव टू राइट द लाइन। आज के बाद किसी भी केस स्टडी में लाइन लिखनी हो स्टोरी के बाद तो ये लिखोगे किसने केस फाइल किया, सिर्फ नाम बदल देना, बाकी लाइन सेम रहेगी। यहां क्या लिखूंगा, मिसिस कार्लिल फाइल्ड द केस, फाइल्ड ए शूट, कहां डाला, अगेंस्ट, किसके केस में, अगेंस्ट द कंपनी। अब क्या हुआ, जब केस जल गया तो केस कोर्ट में पहुंचेगा। अब बनोगे कोर्ट मेरे लिए आप लोग, जवाब देना मुझे। जब कोर्ट में जाके दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, कंपनी ने बोला कि हमने तो ये वाला जो रिवॉर्ड था, ये अनाउंसमेंट था, ये ऑफर था, ये मिसिस कार्लिल को नहीं दिया था। मिसिस कार्लिल ने बोला मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर, वहां से देख के प्रेस्क्रिप्शन लेके मैंने यूज किया और मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया, मुझे मेरा मेडिकल क्लेम वापस दिलवाओ, मेरा खर्चा वापस दिलवाओ इनसे। जवाब दो, क्या कोर्ट ने वो पैसा दिलवाया, हां या ना, बोलो बेटा, क्या कोर्ट ने मिसिस कार्लिल पैसा दिलवाया? वेरी गुड, हाँ 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 हाँ, कुछ कह रहे हैं, हाँ अभी सारे हाँ कह रहे हैं, अरे हाँ जी वेरी गुड, दिलवाया दिलवाया, हाँ जी दिलवाया, क्यों नहीं दिलवाएगा, रब बेटे मौज कर दी, बढ़िया, लाजवाब, सबका जवाब एकदम सही है। और आ जाओ सीख लेते हैं अपने कोर्ट जजमेंट को लिखने का तरीका। तो अब पैटर्न देखना, आपने पहले N फॉर नेम लिखा, नेम के बाद स्टोरी आप अपने सेंटेंसेस में बना सकते हो। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबोल एंड कंपनी वाला केस, और अब से सभी केस में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको बस रीडिंग करना है इसको। कंपनी लिमिटेड वाला केस, स्टोरी आप अपनी लैंग्वेज में, यूज योर ओन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस यूज कर सकते हो, बस कहानी का सीक्वेंस मत तोड़ना, ये मत बोलना पहले केस डाल दिया फिर ऐसा हुआ ना, सीक्वेंस में चलना। एंड थर्ड स्टेप इज प्लेंटिव, तो यहां लिखोगे नाम पर्सन का, तो लिखा मिसिस कार्लिल, लिख लो, नोट कर लो, मिसिस कार्लिल फाइल्ड ए शूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द कंपनी। और याद रखना आज के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसका नाम बदलना पड़ेगा और इसका नाम बदलना पड़ेगा, बाकी लाइन प्लेंटिफ की सेम रहेगी। हमेशा केस लॉज के अंदर प्लेंटिफ वाली लाइन सेम रखो, बस नाम बदले, किसने डाला नाम बदल दो, किसके केस में वो नाम बदल दो, बाकी लाइन सेम रहेगी। फाइल्ड ए शूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पार्ट में, जैसे बेल्फर था तो मिसिस बेल्फर फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट मिस्टर बेल्फर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लाइन यही रहेगी। तो सी पार्ट लिखता हूं, सी इज कॉल्ड कोर्ट जजमेंट। एग्जाम में एनएसपीसी याद करने का पैटर्न है, लिख के मत आना एनएस ना, सीधा लिखते रहो। आगे आओ सिखाता हूं कोर्ट जजमेंट लिखने का तरीका। फोकस सामने, कोर्ट जजमेंट कैसे लिखा जाता है
और कैसे लिखा जाए कि कभी एक नंबर भी ना कटे। आओ सिखाता हूं, पहले पैटर्न सीख लो। सर यहां लिखूंगा इन दिस केस, जो ब्लैक से लिखूंगा वो कॉमन लाइन लिखूंगा, ब्लू से लिखूंगा मिक्स लाइन लिखूंगा। देखना, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, ये लाइनें सेम रहेंगी। कोर्ट हेल्ड दैट वर्ड यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो अपने पास में डिसाइडेड दैट। या तो हेल्ड दैट वर्ड यूज करो या डिसाइडेड दैट वर्ड यूज करो। क्या डिसाइड किया, यहां से लाइन बदल दो। अब जो आंसर क्या था बताना, आपने क्या बोला, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा, आपने बोला, तो लिखो उसका आंसर। सर द कंपनी, कौन सी, द कार्बोलिक स्मोक बोल। ये लाइन हर पार्ट में हर केस में बदल जाएगी। सेकंड लाइन ब्लू वाली, कार्बोलिक स्मोकिंग कंपनी लिमिटेड हैव टू पे द अमाउंट टू मिसेस कार्लिल, देना पड़ा। अब ब्लैक में दोबारा लिख रहा हूं, क्यों देना पड़ा, बिकॉज क्यों लिख रहा हूं मैं, ये बिकॉज के अंदर क्या लिखना होता है, सुनो ध्यान से आज के बाद। हमेशा कोर्ट जजमेंट का पैटर्न यही रखना, ब्लैक से लिखा हुआ पार्ट कोर्ट का सेम रहेगा हमेशा, आपका ब्लू वाला पार्ट बदल दोगे हमेशा। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, ये हुआ, पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज के बाद हमेशा लिखना है आपने प्रोविजन। क्या बोल रहा हूं, इसलिए कहा था मैंने प्रोविजन मतलब बताओ प्रोविजन क्या है, जनरल ऑफर वाला पार्ट। तो जो पूरा मीनिंग जनरल ऑफर का है वो पूरा लिखोगे। आओ लिखता हूं कैसे लिखना होता है। बिकॉज लिखो, दिस इज ए केस ऑफ, बिकॉज या ऑन द ग्राउंड ऑफ, या तो बिकॉज या लिखो ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड बेसिस ऑफ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर। और लाइन को लंबा करने के लिए लीगली कैसे लिखोगे, इसका मीनिंग लिख दो। वर्ड जनरल ऑफर, एन ऑफर, जनरल ऑफर, आगे लिखो, एज दिस इज ए केस ऑफ जनरल ऑफर वेयर which is made to the, same answer, made to the, लाइन बढ़ाने का तरीका है जनरल पब्लिक, सेम मीनिंग एट लार्ज, एंड हेंस, पूरा मीनिंग लिख रहा हूं मैं, हेंस एनी पर्सन हु इज हैविंग, अभी सिखा रहा हूं आगे तुम लोग लिखोगे, हैविंग नॉलेज ऑफ सच ऑफर can accept it. Therefore, in the same case, Mrs. Carlyle can claim the amount of damages. डैमेज का मतलब लॉ में होता है मॉनेटरी कंपनसेशन। जो लाइनें मैंने बढ़ाई है तुम खुद चेक करो कि कौन सी लाइन फालतू बढ़ाई है। मैंने सिर्फ इस पार्ट को, यहां ग्राउंड के बाद ये वाले पार्ट के बाद जो भी लिखा वो सब तुम्हारा मीनिंग वाला पार्ट है, चेक कर लो। ऑन द ग्राउंड ऑफ, नाम लिखो प्रोविजन का, ये पूरा प्रोविजन है। हमेशा आपको कोर्ट के जजमेंट में आंसर के एंड में रीजन में प्रोविजन लिखना होता है। बेस्ट पार्ट टू राइट प्रोविजन, जिसमें आपने वो केस स्टडी पढ़ी, एंड दैट्स इट। वेरी गुड रवि, हाँ शायद नहीं, डेफिनेटली प्रोविजन लिखा जाएगा। तो ये था बेटा एनएसपीसी, और चाहो तो किसी भी केस स्टडी में अप्लाई कर लो, वेदर इज कंपनी एक्ट में अप्लाई कर लो, जहां भी केस पढ़ोगे वहां पर इस पैटर्न को अप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, गलत कभी नहीं होगा। बोलो बेटा बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्या एनएसपीसी कामयाब होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा। एनएसपीसी हाँ जी सर, समझ में आ गया? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल। यस सर, कोई डाउट है इस पे? तो इसलिए इस पे टाइम लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट था हमारा। नो डाउट सर, समझ में आ गया। नोट तो नहीं करना है इसको? आओ, बुक में भी मैंने आपको मेंशन किया अलग से केस स्टडी, देख लो मीनिंग लिखा हो यहां पर, जो आपने लिखा वही यहां लिखा है।
ऐसा ऑफर जो पब्लिक को दिया गया, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, ये एग्जांपल लिख रखा है। और ये रही आपकी केस स्टडी जो मैंने आपको दी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबोल एंड कंपनी। नोट हो गया? अरे वाह रवि, वेरी गुड। तो ये केस स्टडी आपकी बुक में मेंशन किया है, देख सकते हो। जहां भी ये बुक में पिक्चर दिखे वो पूरा पार्ट केस स्टडी का ध्यान रखना। चलें आगे आते हैं, नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। आओ समझते हैं इसको फटाफट से, तो नोट करो इसके बारे में बेटा। द नेक्स्ट वन इज सिंपल, लिखो इसमें स्पेसिफिक ऑफर। इस वाले पार्ट में जनरल ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑफर और काउंटर ऑफर, ये दो ही पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ नोट करो इसके बारे में। लिखो स्पेसिफिक ऑफर, लिखो फटाफट से, पहले नोट करते हैं। लिखो एन ऑफर which is made to the या made to a specific person or group of person and hence only that person or group of person can accept that offer। लिखो is called, लिखते रहो समझाऊंगा, is called specific offer, is called specific offer। इस पे भी निकालता हूं, कोई पिक्चर निकलेगी तो बढ़िया सी। called specific offer। देखना बेटा पिक्चर में क्या दिख रहा है। एक पर्सन ऑफर दे रहा है, ये कॉपीराइट के पर्पस से हटाना पड़ रहा है मुझे, वरना कोई बाद में कॉपीराइट लगा देता है इसके ऊपर। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन को। तो सच पॉइंट, अब बताओ मुझे यहां पे कितने जितने भी लोग हैं जिनको ऑफर दिया गया। हाँ, बर्थडे पार्टी इनविटेशन, ईशान, यस दैट इज इनविटेशन बेटा, सोशल का पार्ट है। यस ऑफर बोल सकते हो, वो स्पेसिफिक ऑफर है जिनको दिया आपने। यस वेरी गुड, शाबाश ईशान। लेकिन सोशल ऑफर कहलाएगा बेटा वो, ठीक है, लीगल नहीं कहलाएगा। तो क्या बोला मुझे बताना। एग्जाम्पल के इन पर्सन को ऑफर दिया गया कि ये बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये बच्चे हैं, कोई पार्ट है, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर चला के फोन आया, कोई ऑफर दिया और ओनली वही ग्रुप या वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑफर को क्या कहोगे? जवाब दो, बताना मुझे। एक ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया या ग्रुप को दिया गया और ओनली वही ग्रुप या पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, याद रहेगा मीनिंग। मतलब एग्जांपल सीए फाउंडेशन वाले जो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए कोई ऑफर आता है। एग्जांपल हमने कुछ ऑफर दिया आपके पास में कि जो भैया टेस्ट सीरीज होगी, जो अलग से सेपरेट एंड के एग्जाम से पहले जो टेस्ट सीरीज होगी, वो आप लोगों के लिए अनाउंस किया गया सिर्फ। तो ये ऑफर किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, सबके लिए? बताना मुझे। वेरी गुड वंदना, गुनगुन, बहुत बढ़िया। एक ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए, वेरी गुड, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। देखता हूं और एग्जांपल निकल जाए इसमें स्पेसिफिक का, तो तुम्हें दिख जाएगा। तो हाँ जी, अब मैं कहता हूं देखना यहां पर, इस पिक्चर में भी तुम देखो ध्यान से। अब यहां पर इस व्हाइट वाले पर्सन ने ऑफर दिया रेड वाले को। अब मान लो एग्जांपल ऑफर दिया, इसने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर, लालू है इसका नाम, लालू, लालू ₹4 2 लाख। तो बताओ ये ऑफर कौन सा है? इसने इसको लालू को ऑफर दिया, तो ये ऑफर कौन सा ऑफर है? वेरी गुड, स्पेसिफिक ऑफर। हाँ गुनगुन, वेरी गुड चिराग, पीयूष, समझ में आ गया। तो एक ऐसा ऑफर जो किसी पर्सन को दिया जाए और वही पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। याद रहेगा? आ गया हूं? यस वेरी गुड, स्पेसिफिक। आओ थर्ड पे आता हूं, थर्ड पे आओ। थर्ड लिखो क्रॉस ऑफर, थर्ड लिखो क्रॉस ऑफर।
किसे कहते हैं क्रॉस? नोट करो, लिखो, एन ऑफर, इसको ऐसे मत लिखो, अच्छा ऐसे लिख लो, ठीक है, लिखो इसको, लिखो, एन ऑफर विच कम्स इनटू द पिक्चर, it comes into the picture, comma, when two identical offers, identical बोलते हैं सेम को, when two identical offers, सेम मतलब सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सेम प्राइस सेम ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं, लिख लो, सेम को बोलते हैं, when two identical offers are exchanged due to ignorance or negligence of the parties, प्रोमिजी ने इसलिए ऑफर एक्सचेंज कर लिया, उन्हें पता ही नहीं था, वो इग्नोरेंस में कर गए। बताऊंगा मीनिंग इसका क्या होता है, बड़ा मजेदार है, सुनना इसको ध्यान से। तो ऐसे ऑफर को क्या कहते हैं, लिख लो, नॉन एज क्रॉस ऑफर। ऐसे ऑफर को क्रॉस ऑफर कहा जाता है। तुम नोट करो, मैं तुम्हारे लिए पिक्चर निकालता हूं इतने। क्रॉस ऑफर, आजा भाई क्रॉस ऑफर, तू भी सामने आजा। लीजिए, जब एक जैसा ऑफर आपस में एक्सचेंज किया जाए उसे क्रॉस ऑफर कहा जाएगा। समझाऊं इसका मतलब? आओ समझते हैं। दो क्लियर हो गए, थर्ड पे आता हूं। तो व्हाट इज क्रॉस ऑफर? अब सुनना ध्यान से बात को बेटा, सुनना ध्यान से। मान लीजिए मैं कहता हूं, मेरी बात कर लेता हूं, सुनो ध्यान से। मैं दिल्ली में रहता हूं, एग्जांपल, चलो इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पर्सन है, इसका नाम था कालू राम, इसका नाम था कालू, इसका नाम था बिल्ला। कालू एंड बिल्ला दोनों आपस में दोस्त हैं। सुनो ध्यान से बात को, कालू और बिल्ला दोनों आपस में फ्रेंड हैं, दोस्त हैं बेटा। सुनो, कहानी समझ में आएगी, फिर रिप्लाई करना मुझे। कालू के पास में, सुनना ध्यान से, कालू के पास में एक घोड़ा था, एक हॉर्स था। कहानी बनाता हूं मैं, कहानी। कालू के पास में घोड़ा था, हॉर्स था। तो हुआ क्या, कालू रहता है दिल्ली में, बिल्ला रहता है मुंबई में। लेकिन बिल्ला को पता है कि कालू के पास घोड़ा है। और एक दिन क्या हुआ पता नहीं, एक दिन क्या मूड बना उसका। कालू ने एक पत्र लिखा, लेटर लिखा। एक लेटर में लिखा दैट कालू, बिल्ला, आई वॉन्ट टू सेल माई, क्या लिखा, आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स टू यू ₹4 1 लाख, 1 लाख रुपए में मैं तुझे अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं। अब सुनना क्या बोल रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब यही होता है बेटा, ऑब्जेक्ट और प्राइस। याद करो, पढ़ के आए हो। ऑब्जेक्ट क्या बेचेगा और कितने में बेचेगा, दैट इज कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशन, इसे आप कंसिडरेशन भी कहते हो। कालू ने बिल्ला को बोला तेरे को बेचूंगा अपना घोड़ा 1 लाख रुपए के अंदर। वहां से पता नहीं बिल्ला को भी कौन सा ख्याल, दिल इतने मिलते थे, इनके दिल इतने मिलते थे। बिल्ला ने भी इसको लिखा, सेम टाइम पर लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स ₹4 1 लाख। अरे भैया क्या हो गया, लाजवाब। इतना भी दिल क्या मिला कि अमाउंट और चीज भी सेम सेम रख दी उन्होंने। एक साइड लिख रहा है आई वॉन्ट टू सेल, सेकंड लिख रहा है आई वॉन्ट टू बाय। जवाब देना, क्या ये ऑफर सेम नहीं है क्या? दिल से दिल का कनेक्शन है। वेरी गुड रवि। हां बेटा, बताओ मुझे, क्या इस ऑफर को आइडेंटिकल ऑफर्स नहीं कहोगे क्या आप लोग?
सेम है, वेरी गुड, सेम है, वेरी गुड ईशान, एग्जैक्टली, महक, नेहा, एग्जैक्टली, चिराग, बहुत बढ़िया, गुनगुन, यस, ध्रुव, सेम है सब। तो मतलब ऑफर सेम है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो जवाब दो, क्वेश्चन कह रहे हैं ऑफर। अब मुझे एक बात कहो, पूछना है, ऑफर जो इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि दो सेम ऑफर आपस में एक्सचेंज हो गए इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस की वजह से। अगर सिंपल सी बात, कालू को बिल्ला का पता होता कि बिल्ला लेटर लिख रहा है, या बिल्ला को कालू का पता होता कालू लेटर लिख रहा है, तो वो दूसरा पर्सन लेटर लिखता ही क्यों? लिखता ही नहीं। इसका मतलब ऑफर क्यों एक्सचेंज हुआ? सेम ऑफर कई बार इसलिए एक्सचेंज हो गया क्योंकि दोनों को पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब, अब आपसे पूछूंगा, रिप्लाई करना, क्या ये दोनों ऑफर को, क्वेश्चन आप रिप्लाई आप करोगे, लिखूंगा मैं यहां पर, अगर अपन मैं लिखूंगा, इसी के अंदर खत्म नहीं हुआ ये। जवाब दो, क्या इन दोनों ऑफर को म्यूचुअल एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? म्यूचुअल के मतलब कि ये बोल सकते हैं कि भाई तू मेरा एक्सेप्ट कर ले, मैं तेरा एक्सेप्ट कर लूं, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो 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 बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। कुछ पीयूष कह रहे नहीं, ईशान कह रहा है यस। अब आएगा मजा, यस, ध्रुव, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कनिष्ठ नो नो नो, लवन नो, महक यस, नहीं पता है, वेरी गुड हेमंत, बहुत बढ़िया, कुछ ही यस। अब आएगा मजा, बेटा नहीं हो सकता, ये लो ने बोला है। लो कहता है भैया ये दोनों ऑफर हैं, दोनों ऑफर अगर आपस में एक्सचेंज हुए तो सेम टाइम पर सेम पर्सन प्रोमिजर प्रोमिजी कैसे बन सकता है? वेरी गुड रे बेटे, मौज कर दी, बढ़िया रवि, हाँ जी। तो लिखो इसके बारे में, लिखो, सिंस both the offers cannot be treated as, याद रखना इस बात को, treated as mutual acceptance, इन दोनों ऑफर को म्यूचुअली एक्सेप्ट माना नहीं जा सकता। मतलब दोनों पार्टी ये नहीं बोलती तू मेरा एक्सेप्ट कर ले, मैं तेरा एक्सेप्ट, ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ये एक्सेप्टेंस लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है, म्यूचुअली एक्सेप्ट नहीं हो सकता। फिर क्या होगा इसका बताना, बताऊं क्या होगा? लिखो इसके बारे में, लिखो, both the offers amounts to cancelled, अमाउंट्स टू कैंसिल या कैंसिलेशन ऑफ ऑफर। इन दोनों ऑफर को कैंसिल कहा जाएगा, कैंसिलेशन, ध्यान रखना वर्ड, कैंसिलेशन इज ए वर्ड हेयर, नॉट रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब अलग होता है, कैंसिल मतलब अलग होता है। दोनों के दोनों ऑफर को कैंसिल माना जाएगा। यू कैन राइट कैंसिलेशन, अमाउंट्स टू कैंसिलेशन ऑफ बोथ दी ऑफर्स, कैंसिलेशन ऑफ बोथ दी ऑफर्स। लो ने बोला ना तुम्हारी चलती है ना मेरी चलती है, बेटा जो चलती है वो लो की चलती है। कानून ने कह दिया कैंसिल मतलब कैंसिल, याद रहेगा, मौज कर दी, समझ में आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉस ऑफर। बोलो याद रहेगा, अगर कभी कोई दो पार्टी सेम ऑफर आपस में एक्सचेंज कर ले, दैट ऑफर इज अमाउंट्स टू कैंसिलेशन। उन ऑफर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से ऑफर दोबारा बनाना पड़ेगा। सेम ऑफर को म्यूचुअली एक्सेप्टेंस नहीं कहा जा सकता। एंड दैट इज अ पार्ट, समझ में आया? बोलो क्लियर, आगे बढ़े, याद रहेगा, वेरी गुड। आओ फोर्थ पे आते हैं, बस दो बच गए फिर खत्म करते हैं। फोर्थ नोट करो, फोर्थ है इंपॉर्टेंट, लिख लो, स्टार बना के 3 स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर में। लिखो बेटा काउंटर ऑफर, ये बड़ा ही मजेदार है, सुनना। ये अक्सर तुम लोग करते हो, तुम लोग मतलब हम लोग करते हैं, हां करते हैं। पहले कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे पूछा भी था, सर हम मोल भाव नेगोशिएशन कर ले तो इतने में दे दो, इतने में लगा लो, बार्गेनिंग। वेरी गुड पीयूष, एग्जैक्टली, यस, लिखो इसके बारे में, फिर नोट करो। व्हेन द ऑफरी, यहां बोथ पार्टी नहीं लिखा है, यहां लिखा है ऑफरी, जिसे बोलता है प्रोमिजी। द ऑफरी लिखो मॉडिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन, द टर्म्स एंड, नोट कर लो पहले, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब ऑफरी बदल दे टर्म्स एंड कंडीशन मेन ऑफर के, ओरिजिनल ऑफर, या इसी को बोलते हैं, लिख लो, और इसी को बोलते हैं गिव्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मतलब होता है विद कंडीशन। जब आप किसी को कहते हो ना
भाई ये मेरी बात, मेरी कंडीशन मानेगा तो एक्सेप्ट करूंगा, तू इतने का बेचेगा तो एक्सेप्ट करूंगा। जब जहां पर आप कंडीशन लगा देते हो ना ऑफर के साथ में कि तेरा ऑफर तब एक्सेप्ट करूंगा जब मेरी कंडीशन पूरी होगी, दैट विल बी कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। रिमेंबर, तो लिखो देन सच ऑफरी, ए पर्सन, कौन सा पर्सन? ऑफरी इज सेट टू मेक एन काउंटर ऑफर। कहा जाएगा उसने काउंटर ऑफर दिया है, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दिया, एक और ऑफर दे दिया उसने। खासकर जो आप मोल भाव नेगोशिएशन करते हो वो सारे इसी के पार्ट हैं। इसमें आगे और लिखो, तो ऐसे इसमें क्या होगा, लिखो इन दिस केस द ऑफर, in this case the original offer is said to be, is amounts to, offer amounts to रिजेक्शन। वहां पे कैंसिलेशन था, रिजेक्शन, ये वर्ड याद रखना, कैंसिलेशन कहां लिख रहे हो, रिजेक्शन कहां लिख रहे हो, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। जब भी आप किसी पर्सन के साथ नेगोशिएशन करते हो, याद रखना, जैसे ही आपने नेगोशिएशन स्टार्ट किया इट मींस आपने उसके वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट कर दिया तो भैया पावर चलेगी अगले पर्सन के पास। नोट करो, इसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो, एंड व्हेन ए पर्सन, व्हेन द ऑफरी या व्हेन ए काउंटर ऑफर is made, and after that if लिखो, if the offeree wants to accept the previous offer, लाइन बड़ी मस्त लाइन है, लिखना the previous offer, कॉमा लिखो, he cannot do so until the consent of ओरिजिनल ऑफरर रिसीव्ड। क्या बोल रहे हो? हां, अगर बाद में उसका मूड बदल जाए कि यार चल यार दुकानदार शॉपकीपर नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मैं सेम रेट पे खरीद लूंगा, तो यहां लोग कहता है भैया तेरी मर्जी तब भी नहीं चलेगी। अगर तुम बाद में काउंटर ऑफर देने के बाद में पहले वाले टर्म्स पे एग्री होना भी चाहते हो तो इट इज ए पर्सन, इज ए कंसेंट चाहिए आपको। वो ऑफर तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक ओरिजिनल ऑफर, मतलब जिसने पहले ऑफर दिया था, वो एक्सेप्ट ना कर ले। दोबारा से उसके एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी, दोबारा से रिक्वायरमेंट होगी। लो इस पे भी निकाल लेते हैं एग्जांपल। चलो भैया, काउंटर ऑफर, इमेज दिखाता हूं इस पे आपको मैं। दो पर्सन आपस में जब कुछ ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं, एक ने ऑफर दिया दूसरे पर्सन को, दूसरे ने टर्म्स को मॉडिफाई कर दिया। टर्म्स मतलब प्राइस या ऑब्जेक्ट में अगर आप चेंजमेंट करते हो, व्हेन वी कैन से मॉडिफिकेशन, बार्गेनिंग करते हो, सच काइंड ऑफ ऑफर इज सेड टू बी कॉल्ड द काउंटर ऑफर। एग्जांपल के लिए मैंने रवि को कुछ टाइम पहले एक ऑफर दिया। ऋतिक, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ बोलो ऋतिक। ऋतिक अभी नहीं है क्लास बेटा आपकी? अच्छा, वो सेकंड आईडी पे शायद, एक बार चेक कर लो। वेट ओके ऋतिक, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना बेटा, ठीक है? ओके, सुनो, एक बात सुनना। कह रहा भैया सिंपल सी बात, अगर मैंने आपको ऑफर दिया और आपने उस ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया तो कहा जाएगा कि आपने क्या किया। इसी को बोलते हैं, जब आप कोई पर्सन टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करता है, कौन करता है? ऑफरी, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मतलब होता है विद कंडीशन,
विद कंडीशन। तो क्या कहता है भैया, तो ऐसे में क्या कहता है, पर्सन इज सेट टू मेक एन काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर देने का मतलब क्या है, कह रहा जब भी काउंटर ऑफर दे दिया आपने, काउंटर ऑफर केस में ये ऑफर रिजेक्शन कहलाता है ओरिजिनल ऑफर का। इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। और बाद में अगर पर्सन उसको एग्री करना चाहे कि चल यार कोई बात नहीं, पहले वाला एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो लोग कहता है अब तुम्हें अलाउड नहीं है, अब ऑफरी को अलाउड नहीं है जब तक कि ओरिजिनल ऑफर, मतलब जो मेन पर्सन था जिसने पहले ऑफर दिया था, वो अपना सहमति दोबारा ना दे दे। प्रीवियस ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा अनलेस द मेन ओरिजिनल ऑफर प्रोवाइड हिज और हर कंसेंट। याद रहेगा बेटा, बोलो बोलो, क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट? डन है सर। एक बस लास्ट सुन लो फिर खत्म ये पार्ट, फिर इसके बाद और नहीं करेंगे। ये पार्ट हमारा हो गया, स्पेसिफिक हो गया, क्रॉस भी कर लिया हम लोगों ने, मीनिंग्स पे काउंटर भी हमारा पार्ट हो गया, ये लिखा पूरा पार्ट। अब लास्ट पढ़ लो, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग किसको बोलते हैं, एक ऐसा ऑफर, लिसन टू मी, विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब एक ऐसा ऑफर जो एक टाइम पीरियड तक ही चालू होता है। एग्जाम्पल में जवाब देना, आप लोगों के सेल फोन पर, मोबाइल पर कंपनी के मैसेज आते रहते हैं, जिस भी कंपनी की सिम आपके पास में आते रहते हैं ना, ये इतने रुपए का रिचार्ज करा लो, इस महीने की इस तारीख तक आपको इतना जीबी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, रिमेंबर, इतने का रिचार्ज कराओ फुल टॉक, आता है ना ये वाला पार्ट। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। वेरी गुड, कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। मतलब लिखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना, एन ऑफर विच अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए, अभी पीछे भी देखा बिग बाजार की सेल ओपन है, और याद करो ना, आता ना बिग बिलियन से दिवाली के टाइम पर Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, वो क्या होता है, इस डेट तक इतने % ऑफ, इस डेट तक इतने % ऑफ, वो कौन सा ऑफर है? वेरी गुड, हाँ जी सर पीयूष, एग्जैक्टली, यस, टेंडर बोलते हैं उसको, टेंडर बोलते हैं, रोड का प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली, टेंडर निकलना बोलते हैं, रोड का प्रोजेक्ट बोलो उसको, बोलो टेंडर, बोलो आप उसको। इंडियन रेलवे निकालती है, टेंडर निकालती है, तो ये क्या होता है, डेट निकालते हैं, इस डेट तक, वेरी गुड, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग कह सकते हो, ओपन या कंटिन्यूइंग बोलते हैं इसको, मतलब उसे उसी टाइम पीरियड तक एक्सेप्ट कर सकते हो जब तक कि वो ओपन है, या उसे रिवोक, मतलब उसे वापस नहीं लिया गया। याद रखना, इन ऑफर को वापस भी लिया, टू टेक बैक, इन्हें वापस भी लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब जितने टाइम पीरियड तक ऑफर दिया गया और उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडिंग, ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर, एंड दैट्स इट। और इसके बाद जो 2 वर्ड नीचे लिखे हैं वो आपको अच्छे से पता है, कौन कौन से। एक्सप्रेस मतलब बोलकर, लिखकर किया गया कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड मतलब बिना बोले, बिना लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट। लाइक एक बस स्टॉप पर बस खड़ी थी, आपका बस स्टॉप पे बस खड़ी रहना क्या शो करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग और इंप्लाइड ऑफर। बोलो बराबर, क्लियर है? यहां से पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट समय हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ऑफर। आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट होंगे डेफिनेटली आई विल फिगर दैट, आप इनके एग्जांपल पढ़ लेना बस देख के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अभी सेकंड क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बेटा, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।